नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपनी फोर्सेस के अंदर तिब्बती लोगों का बहुत अच्छा उपयोग किया हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भारत को मिलते हैं। भारत की इन्हीं स्ट्रेटेजिक बेनिफिट को देख के चाइना एक तरफ जल उठ रहा है और अब चाइना भी चाहता है कि उसकी फोर्सेस के अंदर तिब्बती लोग जो है वो रिक्रूट हो, जिसके बाद चाइना ने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग तिब्बत के अंदर 8वीं क्लास के ऊपर के बच्चों के लिए कर दी है और कई सारी कंडीशन यहां पर लगा दी है। पर दोस्तों, बात यह आती है कि तिब्बती लोग होते कौन हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और भारत किस तरीके से इन्हें अपनी फोर्स में यूज कर रहा है, और अभी चाइना किस तरीके से तिब्बती लोगों का चीनीकरण कर रहा है और किस तरीके से चाइना भारत से ही इन्फ्लुएंस होकर अब तिब्बती लोगों को अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट करेगा। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने कई सारे टॉपर्स यूपीएससी सीएससी के अंदर दिए हैं। टॉप 10 के अंदर हमारे 4 लर्नर हैं और आप देख सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चे देखने को मिल रहे हैं जो डायरेक्टली हमसे ही पढ़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अनअकैडमी के कोर्सेज के अंदर जुड़ना है तो कोर्सेज के ये सारे एडवांटेजेस हैं। 30% तक डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो SRC10। ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाना, वहां पर जाके कहना मैं अनअकैडमी में शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूं, उसके बाद में आपको सारे बेनिफिट प्राप्त हो जाएंगे। साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बैचेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, आप लोग बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के अंदर आपने अधिकतर देखा होगा, जब बचपन में मार्किंग करते होगे तो यहाँ पे चाइना के ब्रैकेट में तिब्बत लिखा रहता है, पर पाकिस्तान के ब्रैकेट में तो बलोचिस्तान, सिंध ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता, पंजाब, लाहौर। यहां पर तिब्बत क्यों लिखा रहता है? क्योंकि तिब्बत ना एक समय पे एक अलग कंट्री हुआ करती थी। चाइना ने इसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन किया है और चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन करने के बाद में तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन के रूप में देखने को मिलता है, जिसके कारण से चाइना के ब्रैकेट में तिब्बत लिखा होता है। अगर चाइना आज तिब्बत के ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं करता तो चाइना से अलग होके तिब्बत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंट्री होता, जो काफी खूबसूरत है। अगर हम तिब्बत को देखें तो दुनिया के 1/4 ग्लेशियर यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से दुनिया की सबसे बड़ी नदियां जैसे इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, साल्विन, मिकोंग, यांगजे, येलो नदी, ऐसी कई सारी नदियां जो हैं वो इसी तिब्बतन रीजन से निकलती है। और आसपास की ऐसी कंट्रियों के अंदर जहां पर पानी की कमी है और इवन पानी अवेलेबल भी है, वहां पर ये नदियां पानी देती है। इवन भारत के अंदर भी ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस के ऊपर कई सारे लोग जो है वो डिपेंडेंट है। अब इसी तिब्बत के थोड़े इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, तिब्बत के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या है कि 1578 के अंदर दलाई लामा करके एक पोस्ट बनी थी। ये जो दलाई लामा थे ये तिब्बत के पॉलिटिकल हेड भी थे और रिलीजियस हेड भी थे। मतलब यही राजा थे और यही चीफ प्रीस्ट थे एक तरीके से, जिसके कारण से इन्हीं के पास में सोल अथॉरिटी थी तिब्बत के अंदर। कहानी आगे चलती है, धीरे धीरे करके नेशनलिज्म जागता है, अलग अलग कंट्रियां उभर के आती हैं, किंगडम से नेशन का फॉर्मेशन होता है। चाइना भी एक नई कंट्री के रूप में नई नई उभर के आती है। भारत भी आजाद होता है 1947 के अंदर और बीच में तिब्बत करके ये रीजन होता है। चाइना तिब्बत के ऊपर क्लेम करना शुरू करता है, कहता है कि तिब्बत तो हमेशा से चाइना की प्रोविंस हुआ करता था। तिब्बत इस चीज को नहीं मानता है, थोड़ा सा रजिश भी करता है। दलाई लामा को बहलाने की, फुसलाने की कोशिश की जाती है और फिर धीरे धीरे करके चाइना जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है तिब्बत में। मार्च 1959 में ये मिलिट्री ऑपरेशन अपने पीक पे होते हैं। लोग जो है वो दलाई लामा के फोर्ट के आसपास आके खड़े हो जाते हैं और फोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि दलाई लामा को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक ह्यूमन वॉल बनाने का प्रयास किया जाता है। रातों रात दलाई लामा को तिब्बत छोड़ के भागना पड़ता है। 1 हफ्ते तक दलाई लामा कहां थे किसी को पता नहीं चलता। फिर दलाई लामा भारत में आते हैं, भारत में उन्हें शरणार्थ दी जाती है और उसके बाद वो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल शुरू करते हैं। हालांकि उस समय पर भारत ने चाइना को कुछ ज्यादा कहा नहीं, क्योंकि भारत का यह मानना था कि अगली जो सेंचुरी है वो एशिया की है, जिसके अंदर भारत और चाइना एशिया को एक सही राह की तरफ ले जाएंगे।
और भारत को नहीं लगता था कि हमको चाइना से ज्यादा कोई खतरा है। पर 1962 के अंदर यह भ्रम भी टूट जाता है जब चाइना के साथ में भारत का युद्ध होता है। भारत ने अपनी तैयारी नहीं की होती है, जिसके कारण से 1962 का युद्ध भारत को हारना पड़ता है। जब भारत ये युद्ध हारता है तो हम लोगों को लगता है कि यार नहीं, अब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता है, जिसके बाद कई सारे स्टेप लिए जाते हैं भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि जो चाइना इंडिया की बॉर्डर है वो अब बड़ी हो चुकी है, क्योंकि चाइना के ऑक्यूपेशन में तिब्बत आ चुका है। मतलब पहले जो तिब्बत और भारत की बॉर्डर थी, अब वो इंडो चाइना बॉर्डर हो चुकी है। और तिब्बत के लोग क्या कर रहे हैं, तिब्बत के लोग या तो चाइना में हैं या फिर भारत के अंदर शरणार्थ ले रहे हैं। जो लोग दलाई लामा के साइड थे वो अधिकतर भारत के अंदर रेफ्यूज लेने आ गए। ऐसी कंडीशन में भारत ने तिब्बती लोगों को प्रयोग करके एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाई। इसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि इंडो चाइना बॉर्डर और कुछ नहीं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर है। ऐसी कंडीशन में उस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में हमारी फोर्सेस को पता होना चाहिए। हमारी फोर्सेस में ऐसे लोग होना चाहिए जिनको लोकल एरिया का नॉलेज तो हो ही, चाइना की बॉर्डर का नॉलेज तो हो ही, साथ में तिब्बतन भाषा जानते हो अच्छे से, जिसके कारण से लोकल लोगों से बात करके कोवर्ट ऑपरेशन करने में मदद मिले भारत को। ऐसी कंडीशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 5,000 तिब्बती लोगों के साथ में मिलकर बनाई जाती है, जिसके अंदर महिला पुरुष दोनों ही होते हैं। और इसी फोर्स को हम कहते हैं विकास बटालियन। ये विकास बटालियन भारत के लिए काफी कारगर साबित होती है। चाहे आप ऑपरेशन ईगल देखो, चाहे आप ऑपरेशन ब्लू स्टार देखो, या ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन विजय, हर जगह पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हर जगह पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। इवन अभी जो गलवान का इशू हुआ था ना, उस गलवान के इशू के अंदर भी इस फोर्स के द्वारा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट को पकड़ा था और भारत को एक अपर हैंड मिला था चाइना के मुकाबले 8 फिंगर पॉइंट के आसपास। इस कारण से ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जहां पर तिब्बती लोग खास रूप से देखने को मिलते हैं, ये भारत के लिए काफी कारगर साबित हुई और उसी को देख के चाइना काफी समय से जल भी रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स भी बनाई है, जो कि CAPF के अंदर आती है। ये एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है। माउंटेनियस रीजन के अंदर लोकल लेवल की नॉलेज रखते हुए ये फोर्स जो है वो काम करती है। पहले ये CRPF एक्ट के तहत बनाई गई थी, फिर पार्लियामेंट द्वारा एक अलग से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट जो है वो पास किया गया और ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है, ना तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंडियन आर्मी का पार्ट है, ना ही ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये इंडियन आर्मी का भाग है। हालांकि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जितने भी ऑपरेशन है ये इंडियन आर्मी के अंडर ही होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात करूं तो इसके अंदर खास रूप से तिब्बती देखने को नहीं मिलते, अधिकतर जो है वो भारतीय देखने को मिलते हैं। बट ये जो फोर्स है इसका काम है इंडिया और तिब्बत के बीच की बॉर्डर को सिक्योर करना। वहीं दूसरी तरफ ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये तिब्बत के ही लोगों के द्वारा खास रूप से बनाई गई है और इन दोनों ही फोर्सेस ने भारत के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर अब चाइना भी चाह रहा है कि तिब्बती लोग जो हैं वो चाइना की फोर्सेस के अंदर आए, जिसके कारण से रिसेंटली चाइना जो है उसने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चे या फिर कहूं 13 साल की ऊपर के तिब्बती बच्चे को कर दी गई है। अब कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं 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 मेरे को आर्मी में नहीं जाना है, तो उस बच्चे की हाईयर स्टडीज बंद कर दी जाएगी, उसकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी, उसको कुछ भी जीवन में करने नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण से लोगों को फोर्स किया जा रहा है चाइना के अंदर, खास रूप से तिब्बती लोगों को, कि आप मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करो। वहीं इन लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 8 से 24 साल की उम्र जनरली 18 से 24 साल की उम्र जनरली आर्मी में ज्वाइन करने के लिए होती है चाइना के अंदर, पर तिब्बती लोगों के लिए एज रिलैक्स करके 26 साल तक के लोगों को भी रिक्रूट किया जा रहा है। पर ऐसा करने के पीछे चाइना का कारण क्या है? चाइना का एक कारण तो है कि लोकल नॉलेज लेना चाहता है। वहीं भारत को भी देख लिया उसने कि भाई इन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया तो हम भी यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक बात समझ में आई, जब गलवान का इशू हुआ ना तो अधिकतर चाइना के सोल्जर इस रीजन से आते हैं। अब आप देखो इस रीजन में इतनी हाइट है क्या? अब इस रीजन के सोल्जर को आप कितना ही ट्रेन करके अचानक से इस रीजन में भेजोगे जो काफी हाइट वाला रीजन है, तो इनको माउंटेन सिकनेस होगी कि नहीं होगी? क्या ये ठीक से लड़ पाएंगे? ऑब्वियसली बात है नहीं। यही चीज चाइनीज सोल्जर्स ने महसूस की जब गलवान का इशू हुआ।
तो फिर चाइना को लगा कि क्यों ना हम लोकल लोगों को ही यूज करें जो पैदा ही और इवन बड़े ही इस हाइट पे हुए हैं, जिसके कारण से भी चाइना चाहता है कि तिब्बती लोगों को अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट किया जाए और कंपलसरी रूप से बड़ी तादाद में तिब्बती लोगों का यहां पर प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखो चाइना एक और चीज करता है, चाइना ने इलीगल ऑक्यूपेशन तो कर लिया। अब इलीगल ऑक्यूपेशन करने के बाद अगर लोग लगातार विरोध करते रहेंगे तिब्बत के अंदर और अपने आप को तिब्बती रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में तिब्बत कभी भी चाइना का पार्ट हो नहीं पाएगा। आज चाइना मजबूत है, तब तक तिब्बत जो है वो शांत बैठा है। जिस दिन चाइना कमजोर होगा, तिब्बत अपनी आजादी की मांग शुरू कर देगा। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, इस कारण से वो तिब्बती लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता है कि आप भी चाइनीज हो, जिसके कारण से कल्चरल क्लिंजिंग करने का प्रयास चाइना कर रहा है। पहले भी मैंडरिन भाषा को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया गया था। अब आप खुद सोचो कि अगर हर तिब्बती व्यक्ति चाइनीज आर्मी के अंदर अगर काम किया हुआ होगा तो ऑब्वियसली चाइनीज नेशनलिज्म जो है वो तिब्बती लोगों के अंदर जागेगा। यही सोच के चाइना जो है वो तिब्बती लोगों के लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर रहा है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटन कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो उनके अंदर विजिट करना तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ऑफलाइन क्लास के अंदर बेनिफिट क्या है आपकी, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा।